हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो जैसा आप लोगों को पता होगा एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम लोग लेकर आ गए हैं 50 प्रैक्टिस सेट। एक ऐसा जिसको मैं खुद बना रहा हूं प्रैक्टिस सेट, और उस क्वेश्चन के लेवल थोड़े से बेहतर होंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले जाएंगे, जिससे आपका लेवल सोचने का बदल जाए, क्वेश्चन लगाने का नज़रिया बदल जाए। जब आप थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको ईजी क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ जाता है। ये जो बैच है ये आपको मिलने वाला है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप के ऊपर, जहाँ पे आप इस बैच को केवल 299 में ले सकते हैं, जहाँ पे 50 एसएससी के सबसे बेस क्वेश्चन होंगे और सेट होंगे, जहाँ पे सबसे बेस क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, और साथ में आपको एक लेवल मिलेगा जिससे आप अपने लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरी एसएससी की जो बुक आती है, और एक हमारा शॉर्टकट रहस्य वाली, और दूसरा हमारे पास जो गणित का जो क्वेश्चन बैंक होता है जिसमें टाइप वाइज दिया गया है। ये पहली बुक है एसएससी के लिए जहाँ पे आपको टाइप वाइज चैप्टर के साथ साथ टाइप वाइज है, एग्जाम वाइज है, ईयर वाइज सारा कुछ इसके अंदर में दिया गया है। तो इसके लिए लिंक डाल दिया गया है इस वीडियो के नीचे में, जहां आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक को ले सकते हैं, और जिस पे अभी 50% का ऑफ चल रहा है, यानी कि आज के लिए 50% ऑफ आप ले सकते हैं इस बुक के ऊपर में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और सभी लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन। देखिए हम लोग साथ में लगाने वाले हैं क्वेश्चन, सभी लोग ट्राई करेंगे और देखेंगे क्या आपका लेवल है और क्या किस तरीके से आप पढ़ें अभी तक, वो सारा कुछ हम लोग समझने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार सभी लोग पहले तो लाइव आ जाएं, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कितने लोग लाइव हैं। कई सारे लोग लाइव आ चुके हैं। एक बार मुझे बता देंगे आवाज़ आ रही है, सब कुछ क्लियर है, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, लवकुश, गुड इवनिंग लवकुश, कैसे हैं सभी लोग बताएंगे एक बार। क्या वीडियो विजिबल है, सब कुछ ओके है? फिर हम लोग स्टार्ट करें, और साथ में जिन लोगों को दिख रहा है वो इस क्वेश्चन को लगाना भी शुरू करेंगे। सारे क्वेश्चन जो लिए गए हैं वो एक बेहतर क्वेश्चन है, यानी जिनको लगाने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा। और क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, परसेंटेज भी बोल सकते हैं या रेशियो वाले क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इनको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों में मिक्स ही मिलते हैं हमारे पास। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, अमित कुमार, अमन कुमार गौतम, मनोज कुमार, लकी सोरेन। तो एक बार सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। कितने लोगों से बन पाएगा ये क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये बताइए। ये पहली क्लास है इसलिए सभी क्लास में आपको ये फ्री मिल रहा होगा, यानी आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन एक बार देखिएगा और सभी लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अजय और विजय की मासिक आय दिया हुआ है 1.2x और x रुपए। अजय की मासिक जो व्यय है विजय से 40% अधिक है, और अजय की बचत विजय की बचत से 10% कम है। तो ज्ञात कीजिए विजय अपने मासिक वेतन का कितना हिस्सा खर्च करता है, ये आपको निकालना है यहाँ पे। हाँ, कितना हिस्सा खर्च करता है ये आपको बताना है। अब ये कोई ना तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चन, जहां से आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन को सोचने का नजरिया बदल सकते हैं। ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। इसको लगाने के बाद आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन को सेकंडों में लगा सकते हैं जब आप इस लेवल से सोचना स्टार्ट करेंगे तो। क्योंकि अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग लाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कोई लेवल है नहीं, ना तो एसएससी में है ना तो रेलवे में है। अब जो पेपर में आ भी रहे हैं क्वेश्चन वो भी वही ईजी वाले आ रहे हैं अभी जो पूछे जा रहे हैं। तो थोड़े से क्वेश्चन देखिए, कोई ऐसा है कि नहीं कि ऐसा क्वेश्चन बना दिया गया है जो आपके एग्जाम में मिले ही ना, मतलब एक ऐसे क्वेश्चन का लेवल बनाया गया जो थोड़ा सा ज़्यादा आपको सोचना पड़े, जहाँ पे आपको लगे कि कुछ आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ध्यान से देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमारे पास कि अजय और विजय, दो लोग हमारे पास हैं, अजय एंड विजय। तो इसमें ये पहला चीज बोला गया कि इन दोनों लोगों का आय दिया हुआ है। तो आय हम इनकम का रेशियो लिखते हैं इनका। एक का दिया है 1.2x और एक का दिया हुआ है x। तो हम x से x काट सकते हैं, हमको तो अनुपात से मतलब है। इसको हम 12 और 10 भी लिख सकते हैं, अगर 10 से गुणा करें तो 2 से ये 6 बार, 2 से 5 बार, यानी कि इनकम का रेशियो इनका 6 और 5 है। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ वैल्यू के साथ दे देना रुपए रुपए में, तो भी आप उसका अनुपात क्रिएट कर सकते हैं इजी तरीके से। अच्छा, दूसरा क्या बोला, इनके एक्सपेंडिचर के बारे में चर्चा की गई है। एक्सपेंडिचर आप लोग भी साथ में लगाइए इस क्वेश्चन को। एक्सपेंडिचर में क्या बोला कि अजय का जो मासिक व्यय है वो विजय से 40% अधिक है। 40% को हम क्या लिखते हैं, 2/5। मतलब अगर इसका 5 होगा तो इसका 2 अधिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो ये डेटा दिया है। इसके अलावा हमारे पास सेविंग दिया हुआ है। सेविंग क्या होता है, सेविंग देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि अजय की जो बचत है 10% कम है। 10% मतलब हमारे पास ये 1/10। 1/10 का मतलब ये अगर 10 होगा तो इससे 1 कम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, एक बार ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ये बताइए कि विजय जो है अपने मासिक वेतन का कितना हिस्सा खर्च करता है, यानी कितना खर्च करता है, सिर्फ आपको ये निकालना है। तो विजय कितना खर्च करता है, तो बोलेंगे 5। इनकम कितनी थी इसकी, 5 थी, तो ये 5/5 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेशियो को बैलेंस करना पड़ता है पहले। बैलेंस का मतलब कि आपको ये देखना होता है, या तो देखिए इन दोनों को जोड़ने पे ये आ जाता,
और इन दोनों को जोड़ने पे ही आ जाए, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इनकम हमारे पास है इस इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दे तो ये आ जाता। तो ये रेशियो हमारे पास कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है, इनके डिफरेंस अलग अलग होंगे। तो इनको कैसे बैलेंस करते हैं ये चीज़ आपको पहले से पढ़ाई गई है कि बैलेंस करने का क्या तरीका होता है। और अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो इसका एक क्रिस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपको सिखाया गया था क्लास में, जो पहले से आपने सीखा होगा। कैसे बैलेंस करते थे हम लोग कि हम इनका आपस में गुणा कर लेते थे कि चलिए 6 गुणे 5 30 और 7 पचे 35, इन दोनों के बीच का अंतर है 5 यूनिट, 5 यूनिट का अंतर है। अच्छा फिर इनका देखिए 10 गुणे 7 70 और 9 पचे 45, ये 70 और 45 का अंतर है 25। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी 5। तो 5 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा। अब ये 25 आ गया हमारे पास, ध्यान समझिएगा। अब ऐसा नहीं कि ये भी 5 बराबर 25 कर लेंगे, नहीं। अब ये हमारे पास जो यूनिट आता है यहाँ से, ये इनकम का यूनिट आया 25 हमारे पास। अब इसके अलावा देखिए सेविंग कितनी थी इसकी 10 थी। अगर सेविंग 10 था हमारे पास तो इस 25 में से 10 घटा लेंगे तो ये कितना बचेगा 15 बचेगा। ये कितना बचेगा 15। तो अब यहाँ से यही पूछा गया था, इसका मासिक वेतन जो हमारे पास है वो टोटल कितना है 25 है, और इसके साथ साथ इसका खर्च कितना है 15। ये कितना हिस्सा है तो 5 से ये 3 बार, 5 से ये 5 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा 3/5 हिस्सा इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। कितने लोगों का सही आया था एक बार बताएंगे सभी लोग। अगर मान लीजिए ये क्रिस क्रॉस वाला जिनको नहीं करने आता है, आप नहीं पढ़े हैं उसको सही तरीके से, तो आप इनको मानना पड़ेगा, फिर इसको x और x, इसको y कुछ इसके साथ कोई हम लोग कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल वाली वैल्यू लेंगे, फिर इनको घटाएंगे। अगर हम पूरे तरीके से सॉल्व करते तो कैसे करना पड़ता हमको, अगर इसको थोड़ा सा और मुश्किल बनाना होता क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप इसमें ये कर सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते थे कि ये 6x है, ये 5x हो गया, ये 7y है और ये वाला 5y है। तो इनका अंतर जो था हमारे पास वो कितना था, बोलेंगे 6x माइनस में 7y, और इसका हमारे पास कितना है 5x माइनस 5y की वैल्यू हमारे पास 9/10 है। तो इनको सॉल्व करके xy की वैल्यू निकाल के हमको यहाँ रखनी पड़ती, फिर हम सॉल्व करते हैं और फिर हमारा रेशियो आता, तो उसमें ज़्यादा समय लग जाता। इसलिए हमने क्या किया कि इनका क्रिस क्रॉस कर लिया, इनका भी कर लिया, और इनका डिफरेंस से यूनिट निकाल के भी हम लगा सकते हैं। ये प्रोसेस में थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन लगा इससे भी सकते हैं हम लोग। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपसे बन पा रहा तो बेहतर है, ठीक है, हाँ बन पा रहा है तो बेहतर है। मैथ्स फाउंडेशन का जो सिलेबस है वो आपका अगले महीने तक हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अभी उसमें टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे और बताएंगे कितना आएगा आंसर इसका। कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग और 5 क्रमागत सम संख्याओं के योग से 188% अधिक है। यदि छोटी सम संख्या x है तथा सबसे बड़ी विषम संख्या जो दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या का योग 189 है, तो x का मान निकालिए। एक अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग देखिए जिनका औसत का कॉन्सेप्ट बेहतर होगा ना, वो वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर आपको जिस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लास फाउंडेशन बैच में पढ़ाया गया औसत का, अगर उसको आप देखेंगे तभी आप इस अच्छे क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली जो सिंगल लाइन के क्वेश्चन आते हैं देखिए उसको तो सभी लोग लगा लेते हैं बहुत ईजी तरीके से, लेकिन आप जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं अगर उनको नहीं लगाएंगे तो जो आपका एग्जाम इस बार होने वाला है, आप SSC का दे रहे हो या फिर रेलवे का दे रहा हो, तो उसके लिए आपको बेहतर तरीके से सोचना पड़ेगा। चलिए ध्यान से करेंगे, ट्रिक वाइज नहीं। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट बेहतर करेंगे, क्वेश्चन बेहतर करेंगे, तो हर जगह ट्रिक नहीं लगाना है, ठीक है। थोड़ा बेहतर क्वेश्चन करिए। जैसे अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो 2-3 क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो उन अच्छे क्वेश्चनों को तो आपको बनाना ही पड़ेगा, बाकी लगाने के लिए तो लगा सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए अगर आप बेसिक से लिख के सॉल्व करेंगे तो पेज भी भर सकते हैं। मैं उसका बेहतर तरीका आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मे बी आपसे शायद ना बने। तो सबसे पहले 4 क्रमागत विषम संख्या बोला हमने, मान लिया 4 एक संख्या, ये जैसे 4 संख्याएं रही होंगी, ठीक है। इन चारों का जो हमारे पास वो दिया हुआ है, क्या दिया है, अच्छा योग जो दिया है, और 5 क्रमागत सम संख्या। अच्छा साथ में सम संख्या भी बोला था, 1 सम संख्या, 2 3 4 5। तो हमने एक चीज़ पढ़ा कि जैसे 5 अगर ये सम संख्या है ना, तो ये वाला औसत होता है इनका, ये क्या होता है इनका एवरेज होता है। और यहाँ पे 4 है तो इनके बीच में औसत आएगा, यहाँ पे आएगा औसत। देखिए इन दोनों संख्याओं के और इनके बीच में कितने का डिफरेंस चलता है, 2-2 का डिफरेंस चलता है, क्योंकि सम और विषम क्रमागत संख्याएं होती है, इनके बीच में क्या आता है 2-2 का डिफरेंस चलता है हमारे पास। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि एक चीज़ और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये बोला कि जो हमारे पास दिया है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 5 क्रमागत सम संख्याओं के योग से 188% अधिक है। मतलब इसका योग अगर 100% होगा तो ये वाला हमारे पास इससे 188 अधिक, मतलब 288 हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। तो इनका अगर औसत देखें तो इसमें अगर मैं 5 संख्याएं तो 5 से भाग दे देंगे तो इसका औसत क्या होगा 20।
हम इसको टी मान लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे कि चलिए ये 100 टी है, इसको भी टी मान लेते हैं, ऐसे कुछ भी नंबर मान लेते हैं कि देखिए ये वाला 20 टी औसत आना चाहिए, मतलब ये जो बीच वाला संख्या है ये वाला 20 टी होगा। ऐसे इसमें भी, इसमें 4 थे तो 4 से भाग देते हैं, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, यानी ये वाला 72 टी होगा। ये कितना होगा? 72 टी होगा। अच्छा, अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि सबसे छोटी सम संख्या, ठीक है, अब सबसे छोटी सम संख्या जो हमारे पास दिया हुआ है वो इधर है, सम संख्या ये नीचे वाली थी तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में बोला कि ये x दिया हुआ है हमारे पास। अच्छा, और क्या दिया क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी विषम संख्या जो है, सबसे बड़ी विषम संख्या इधर वाली है, सबसे बड़ी ये वाली होगी। ये बोला कि दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या के योग दोनों का 189 दिया था। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस और यहाँ देखिए इस संख्या से इस संख्या तक बढ़ने में 1 लगेगा और यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में 2 लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये बीच में आता है, तो ये वाला जो नंबर होगा सबसे बड़ी संख्या वो होगा 72t प्लस 3 हो जाएगा। क्यों 3 हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ से ये बीच में था और ऐसे ही अगर मैं इस पे निकालूं तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 2 ही होने वाला, तो ये कितना आ जाएगा 20t प्लस 2, 20t प्लस 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो योग है वो 189 दिया, तो एक बार जोड़िए इनको, 72t प्लस 3 प्लस में 20t प्लस में 2 बराबर में 189 दिया हुआ है। तो ये 73 और ये दोनों मिला के 72, ये दोनों मिला के 92t हो जाएंगे। ये वाला 3 और जो 2 है इधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 184 आ जाएगा। अब इसको अगर t का मान यहाँ से निकाला जाए तो 92 से 2 बार में कट जाएगा, t की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ से अगर मैं ये संख्या तीसरी संख्या निकालूं, देखिए t बराबर 2 तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब बोलेंगे ये 40 तो इसके आगे वाला कितना होगा? तो आप बोलेंगे 2 बढ़ा दीजिए 42, इसके आगे वाला 2 बढ़ा देंगे 44। अगर हमको पीछे वाला चाहिए, देखिए इसमें 2 घटा लेंगे 38, इससे 2 घटा लेंगे, ये वाला कितना? 36। और इसी x का मान पूछा गया था, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। तो एक बेहतर क्वेश्चन है और इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग। प्रोबेबिलिटी की क्लास ऑलरेडी अपलोड है, आप चेक करिएगा, आपको दिख जाएगा। बिल्कुल क्लासेस होंगे। जिनका आया आंसर 36 वो बिल्कुल राइट है, 36 वाले बिल्कुल राइट हैं आप। हाँ, जिन्होंने पहले 36 बताया था वो बेहतर है, बेहतर तरीके से सोचते हैं। तो इजी तरीके से कर सकते हैं अगर कॉमन तरीके से सोचा जाए तो, नहीं तो क्वेश्चन बना के करेंगे तो फिर तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, फिर तो इसमें टाइम वेस्ट करते रह जाएंगे और कुछ नहीं निकलने वाला है। तो एक लोगों का आंसर मुझे दिख रहा है इसमें, इतने सारे लोगों में। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लगाइए इस क्वेश्चन को और बताइए कितने लोगों से बन पाएगा। सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे कितने लोगों से बनने वाला है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि विकास ने अज्ञात राशि s के लिए 2 उपन्यास खरीदे। उसने उपन्यास a को 30% के लाभ पे, उपन्यास b को 30% के हानि में बेचा। पूरे सौदे में उससे 30 रुपए का नुकसान हुआ और उपन्यास की b की मूल लागत क्या है, जबकि वह उपन्यास b को जब 20% के हानि में बेचता है तो पूरे सौदे में न तो लाभ होता है न तो हानि होता है। तो अब बताएंगे सभी लोग कैसे लगाएंगे इसको। देखिए बेसिक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल वाला नहीं है। प्रॉफिट लॉस में ये टाइप आपको पढ़ाया जाता है नॉर्मली। अच्छा, यहाँ से देखिए क्या करना है, हमारे पास 2 लोग हैं, एक ए है एक बी है। तो ए को जब 30% के लाभ पे बेचा जाता है, ठीक है, ये बोला ना 30% के लाभ पे बेचा गया है, और बी को 30% के हानि पे, तो इसको 30 रुपए का नुकसान हुआ। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। लेकिन एक चीज और बोला है कि अगर ए को 30% के लाभ बेचें और बी को अगर 20% के हानि में बेचें, 20% के हानि में बेचें, तो पूरे सौदे में न तो लाभ न तो हानि। यानी कि अगर मैं इसको 20% हानि पे कर दूं, 20% हानि पे, तो पूरे सौदे में न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। यहाँ से इनके क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। इसको घटा देंगे, देखिए ये वाला 20, इसको घटा देंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा? 30। तो ये इनके क्रय मूल्य का अनुपात हो गया, ये इनके क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। अब हम क्वेश्चन में डेटा जो है उसके हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला था शुरू में कि ए को 30% का लाभ था, तो इसका 30% का जो लाभ होगा, 30% देखिए 3 दूना 6 रुपए का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। और दूसरे वाले में बोला कि अगर इसमें 30% की हानि हो, अगर इसमें 30% की हानि हो तो 3 गुणे 3 9, ये 9 रुपए की क्या हो जाएगी? यहाँ पे हानि हो जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी 3 रुपए की यहाँ पे क्या हो रही है? हानि हो रही है इस डेटा के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में ये 30 रुपए है, 30 रुपए है, तो मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कितना गुना पे? तो बोलेंगे 10 गुना पे है। तो आपसे पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में दिया था कि बी की लागत मूल्य निकालना है, उपन्यास बी की मूल लागत निकालनी। तो बी की लागत मूल्य कितनी है? 30। 3 की वैल्यू 30 है 10 गुना पे, तो ये भी 10 गुना पे कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 300। तो इसकी लागत कीमत कितनी थी हमारे पास? 300 थी। यानी डी वाला आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा। बेसिक, हाँ बेसिक क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको दिखाई देंगे और कभी कभी लॉजिकली थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया जा सकता है। इसमें एक लाइन बस बढ़ा दिया गया था कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा सोचना पड़े। बाकी बेसिक क्वेश्चन हर जगह आपको दिख जाएंगे, इसमें रेलवे में भी, एसएससी में भी, हर जगह दिखाई देते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए और सभी लोग लगाएंगे कितना आने वाला है आंसर।
कंपाउंड इंटरेस्ट है, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे मिक्स क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे सभी लोग। एक व्यक्ति ने एक योजना ए में 6,000 रुपये 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पे 2 वर्षों के लिए तथा योजना बी में 6,000 रुपये 6,000 माइनस एक्स रुपये 24% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 22 महीनों के लिए निवेश किया। यदि दोनों योजनाओं में व्यक्ति से प्राप्त कुल ब्याज इतना है तो एक्स का मान ज्ञात करें। ये प्रैक्टिस सेट जो होगा स्पेशली देखिए अगर आपका एसएससी एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ के लिए काम आने वाला, बाकी आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो हर जगह ये काम आने वाला है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा लेवल को बढ़ा के दिया गया है कि जिससे आपको सोचने की क्षमता बढ़े आपकी, ठीक है। स्पेशली अगर आप सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं या फिर आप सीपीओ का देने वाले हैं, सीएचएसएल का देने वाले हैं या एनटीपीसी सीबीटी 2 का देने वाले हैं, या जो अच्छे क्वेश्चन जहाँ पे आते हैं वो हर जगह आपका इसका यूज़ होगा। बाकी रेलवे में बोलेंगे तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको बीच बीच में जो मुश्किल वाले आते हैं। चलिए ट्राई करिएगा, अगर इससे क्या होगा कि आपका लगाने का लेवल बढ़ेगा, सोचने का लेवल बढ़ेगा। देखिए इसमें सारे कॉन्सेप्ट वही यूज़ होंगे जो आप पढ़ रहे हैं क्लास में, कुछ अलग नहीं है, बस लैंग्वेज का चेंज है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गया उसके हिसाब से करने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे सभी लोग, हाँ सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ये जो क्लास आपको मिलने वाली है एसएससी प्रैक्टिस बैच में मिलने वाली है, ठीक है। हाँ एसएससी प्रैक्टिस बैच में रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा लेवल तक नहीं पढ़ना, आपको ज़्यादा पढ़ना भी थोड़ा सा नुकसान हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज रेलवे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप सीख सकते हैं अगर आप पहले से थोड़ा आपका पहले से बेसिक स्ट्रांग है तो। अगर आप पहले से बेसिक नहीं जानते हैं तो फिर यहाँ से तो सीधा सीधा आप आगे निकल जाएंगे। जैसे अब हम इसमें क्या पता होना चाहिए आपको, अगर आप उस लेवल तक के हैं, मतलब बोला 15% चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का, तो 15 का मतलब आपको दिखना चाहिए कि ये 32.25% है। बोलेंगे ये 32.25% कैसे आ गया, तो ये आपको सिखाया गया है कि 10 का मतलब 21, 20 का मतलब 44, 30 का मतलब 69, ऐसे 15 का मतलब होता है 32.25। कैसे ये लगाते वैसे ही हैं, लेकिन आपके माइंड में चलना चाहिए सब कि 15 + 15 15 × 15 बटे में 100। तो ये सॉल्व इसी से करते हैं कि ये 32.25 ये सक्सेसिव से आता है। ऐसे अगर आपको दिया 8 तो 16.64 ये दिखना चाहिए। इस लेवल पे रहेंगे तब ऐसे क्वेश्चनों को लगा पाएंगे आप। तो इतना परसेंट किसका निकालना हमको, बोलेंगे 6000 का, तो ये 2 साल का सीआई निकल जाएगा। तो 2% से ये 2 जीरो कट गया पहला चीज, और 1 जीरो जो हमारे पास है इसका 1 दशमलव हटा देगा, मतलब ये 322.5 का ये 6 गुना है। 6 × 3 1800, 6 दूना 2 मतलब 120 हो जाएगा, 18 1920, और 6 दूना 12 1932 1935, यानी ये 1935 रुपए हमारे पास सीआई वाला ब्याज है 2 साल का। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि टोटल ब्याज जो हमारे पास है ये हुआ, कुल ब्याज जो था वो 3695 है। तो अगर हम 3695 में से अगर हम इस 1935 को घटा लिया जाए तो देखिए ये वाला 0 आ जाएगा, ये वाला 60 आ जाएगा, और ये वाला 16 में से 9 गया, 7 हो गया, और ये 1 आ गया। ये 1760 जो रुपए है ना, वो सिंपल इंटरेस्ट वाला ब्याज होगा। वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज होगा, क्योंकि दो ही ब्याज मिले थे हमको, एक तो सिंपल इंटरेस्ट, एक सीआई वाला। तो सीआई वाला ब्याज ये हो गया, तो इसमें से जो घटा दिए वो किसका होगा, सिंपल इंटरेस्ट का। अब अगले लाइन पे पढ़िएगा क्या दिया था क्वेश्चन में कि 6000 माइनस एक्स रुपए को 24% साधारण ब्याज। हमने एक चीज पढ़ाया था आपको कि साधारण ब्याज हर साल समान होता है, हर महीने समान होता है, हर दिन का समान होता है। तो 24% का हिसाब से अगर मैं 22 महीने का देखूं तो 22 बटे में 12 आ जाएगा, साल में बदलेंगे तो 12 दूना 24, यानी टोटल 44% ब्याज मिलने वाला है। ये जो 44% है वो इसकी वैल्यू है, तो हम यहां से लिख सकते हैं 44% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1760 है। अब ये इससे कितना गुना पे, तो बोलेंगे 44 का ये 4 गुना है, तो 4 गुना यानी 40 गुना, यानी 100% यहाँ से निकालना हो तो ये भी 40 गुना पे आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4000, यानी कि 4000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया गया था, जिसपे हमको ये ब्याज मिला हुआ है 4000 रुपए पे। लेकिन क्या 4000 आंसर यहाँ कर देंगे, नहीं, तो 4000 कर देंगे तो गलत होगा। आपसे पूछा ही नहीं गया था कितना पैसा लगाया गया था, उसने बोला था एक्स का मान निकालिए। इसने बोला था ये जो 6000 माइनस एक्स है इसकी वैल्यू 4000 है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जानी चाहिए, 2000 होनी चाहिए, क्योंकि 2000 रहेगा तभी तो इसमें घटाएंगे तभी 4000 आएगा। यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वो 2000 होगा, ना कि इसको 4000 कर देंगे। ठीक है, क्या ये क्लियर है, एक बार बताएंगे सभी लोग। हाँ, अब ग्रुप डी वाला स्टार्ट हो जाएगा क्लास आपकी। ग्रुप डी के सेट तो करेंगे ना, अभी उसके लिए परेशान क्यों हो रहा है, ग्रुप डी में तो बहुत आसानी से करना है। चलिए इसको बताएंगे सभी लोग, क्या ये क्लियर है यहाँ तक, हाँ क्या ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ इजी है, एक क्वेश्चन और देखिएगा, मिक्सर एलिगेशन है क्वेश्चन कि 231 लीटर मिश्रण में केवल चूना और शहद है, लाइम एंड हमारे पास क्या है, हनी है, जो 4:7 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में x लीटर निकाल दिया जाए और x - 56 लीटर जो है चूना भर दिया जाए,
तो परिणामी मिश्रण में चूने की मात्रा मिश्रण में कुल मात्रा का 40% हो जाएगी। तो x का मान ज्ञात करें। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग। देखिए कैसे क्या था हमारे पास, टोटल 4 और 7 के अनुपात में, 4 और 7 के अनुपात में हमारे पास 231 लीटर हमारे पास क्या था, मिश्रण था। फिर इसमें क्या हुआ कि इसमें x लीटर निकाल दिया गया, इसमें x लीटर निकाल दिया गया, तो भी अनुपात 4-7 ही रहेगा। जब निकाला जाता है तो चेंज नहीं होता। मान लीजिए इसमें हम 231 माइनस में x कर दिया, तो ये अनुपात नहीं बदलता है कभी भी। कोई मिश्रण अगर पहले से दूध पानी है, अगर उसमें से आप 1 लीटर निकाल देते हैं, तो जो भी अगर उसका 1 बूंद भी बचा रहेगा ना, तो उनके बीच का जो अनुपात है वो नहीं बदलता, क्योंकि निकालते समय हमको नहीं पता, सेम रेशियो में निकलता है, तो ये अनुपात वही रहेगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि फिर इसमें हमने कुछ चीज ऐड कर दिए। अच्छा, ये लाइम ऑन हनी था, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक चीज और, अगला फिर क्या बोला कि फिर इसमें हमने क्या डाल दिया, x माइनस 6 लीटर इसमें डाल दिया हमने। देखिए जो पहले से था ये 231 माइनस एक्स, अब इसमें हमने x प्लस x माइनस 56 और ऐड कर दिया, इन दोनों को, ये वाली वैल्यू इसमें ऐड कर दिया। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अच्छा क्या ऐड किया था वो देख लेते हैं। चूना भर दिया गया, ठीक है, चूना मतलब हमने भरा है, ये वाला हिस्सा भरा है, ठीक है, ये लाइम भरा है, तो इधर वाला भरा है। तो इसके बाद ये अनुपात कितना आता है, बोला कि ये चूना जो हो जाता है कुल मात्रा का 40%। 40% का मतलब टोटल का 40% है, यानी कि चूना अगर टोटल का 40 है तो ये वाला कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। कैसे, टोटल तो 5 है, तो इसमें 3 क्या होगा इसके हमारे पास, ये वाली वैल्यू हनी की रही होगी। अच्छा यहाँ से अगर देखें तो देखिए ये वाली वैल्यू x कट जाएगी, इसका जो वैल्यू हमारे पास आ गया, इसको इसमें घटा देंगे तो ये 175 आ जाएगा। कैसे, 231 माइनस में 56, 175 लीटर यहाँ पे हो चुका है। अब हमको लेकिन क्या चाहिए, क्या x की वैल्यू चाहिए थी यहाँ पे, कि x की वैल्यू क्या होने वाली है। अब x की वैल्यू निकालना है, और हमारे पास क्या है, सारा डेटा आ चुका है, तो एक बार यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है, तो इसको 3 2 5 5 बराबर दिया है, ये कितना गुना पे, 35 गुना पे, तो 35 दूना 70, ये 70 रहा होगा और ये 105 रहा होगा। अच्छा हमने मिलाया क्या था, क्वेश्चन में ध्यान समझिएगा, हमने क्या मिलाया था, तो आप बोलेंगे मिलाया था हमने लाइम मिलाया था, क्या ये चूना मिलाया था, तो ये वैल्यू तो बढ़ेगी घटेगी, लेकिन हमने ये हनी तो मिलाया नहीं था। अगर ये 3 यूनिट की वैल्यू 105 है ना, तो यहाँ भी 105 ही रहेगी। अब बोलेंगे कि ये क्यों, क्योंकि इसको तो हमने चेंज ही नहीं किया कुछ भी। तो 7 बराबर 105, ये कितना गुना पे, तो बोलेंगे 15 गुना पे, तो 15 गुणे 4 ये कितना हो जाएगा, 60। तो इन दोनों को जोड़ के अगर देखा जाए, इन दोनों को जोड़ के देखा जाए तो ये 165 लीटर आ रहे हैं, और शुरू में कितने थे, बोलेंगे 231 थे शुरू में। कितना, तो ये जो x जो घटाया गया था यहाँ से यहाँ तक, वो चीज़ हमको मिल गई। इसको इसमें घटा लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ भी 6, यानी कि 66 लीटर जो था वो घटाया गया था शुरू में, और वही हमारा क्या होगा, x की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा मिश्रण में भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तभी ये चीज़ क्लियर समझ में आएगी कि ये अनुपात दोनों में सेम सेम क्यों रहता है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ मिश्रण से निकालते हैं तो उस समय हमारे पास कोई चेंजेस नहीं होते हैं, रेशियो में स्पेशली। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं निकाली, इसके बारे में नहीं सोचा, हमने बस यहाँ पे देखा कि जब निकाला गया था ये वाला x लीटर, तो ये 231 से कुछ घट क्या हो गया होगा। तो यहाँ पे ये 3 की वैल्यू 105 थी, तो 7 की वैल्यू 105 होगी, क्योंकि इस यहाँ से यहाँ तक ये नहीं मिला, सिर्फ ये वाला मिला था। तो ये इसकी वैल्यू 105, तो ये वाला 60, दोनों मिलके 165 ही थे, लेकिन शुरू में कितना था, 231 था। ये कितना घटाया गया था, बोलेंगे x घटाया गया था। यहाँ पे कितना घटा, 66। तो 6 से 6 क्या होगा आपका, यहाँ पे राइट आंसर होगा डी वाला, जिनका भी आया होगा ये राइट आंसर है। मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, मिश्रण का एक बेसिक लेवल से थोड़ा सा ऊपर वाला है, जहाँ ज़्यादा आपको सोचना होगा, ठीक है। और मिश्रण में ये सबसे, अगर आप अच्छे लेवल की बात करेंगे तो एक्चुअल में जो हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ से शुरू होता है मिश्रण का क्वेश्चन जो हमारे पास होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ चला गया नेक्स्ट, ऐसा कैसे हो गया ये। अच्छा बोर्ड भी अचानक सा हैंग हो गया है। मल्टीपल रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट बता दीजिए, बहुत इजी होता है रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट। वो बेसिक रेशियोस लगा लीजिए, 4 से 3 हो गया, या 10 से 9 हो गया, 5 से 4 हो गया, एक बार 2 बार, बेसिक सक्सेसिव लगता है उसमें, वो कर लेंगे क्वेश्चन। वो बहुत बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं हम उसी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसी की चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग बी और सी के वर्तमान आयु के योग से x प्लस 16 वर्ष अधिक होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, बेसिक जो क्वेश्चन में डेटा दिया वैसे लगा सकते हैं। अब ये ना तो बहुत मुश्किल है ना तो बहुत ईजी है, दोनों के बीच में है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। कैसे देखिएगा, 4 वर्ष बाद यानी ए और बी 4 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, तो 8 साल इसमें जोड़ लेते हैं। बोलेंगे 8 क्यों जोड़ दिया इसमें, तो 4 साल बाद दोनों 4 साल के बड़े होंगे, तो कितने बढ़ जाएंगे, 8। ये बोला कि बराबर है बी और सी के वर्तमान आयु के, बी और सी के वर्तमान आयु के योग से इतना वर्ष अधिक है। तो इतना वर्ष अधिक मतलब x प्लस 16 अधिक है।
अब यहाँ से देखिए b से b कट जाएगा और यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास, a, और c को इधर ला देते हैं a माइनस सी, और इधर वाला 8 इधर आगे घट जाएगा तो ये x प्लस 8 हो जाएगा। ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया, पहला वाला जो इक्वेशन था। दूसरा लाइन में क्या बोला है, 4 वर्ष पहले a और c की आयु का योग, a और c की आयु का योग, यानी 4 वर्ष पहले तो इसमें 8 घटा दिया हमने, क्यों, क्योंकि ये 4 वर्ष पहले दोनों 4-4 साल घटे होंगे, योग x प्लस 32 है। अब ये वाला 8 इधर चला जाएगा तो a प्लस सी का जो मान होगा वो कितना आएगा, x प्लस 40 आ जाएगा। और ये ऑलरेडी हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, a माइनस सी की वैल्यू x प्लस 8। पूछा क्या गया क्वेश्चन में, c की वर्तमान आयु ज्ञात करें, c का, तो अगर c का चाहिए तो इसको माइनस, इसको प्लस, माइनस माइनस, देखिए ये वाला कट जाएगा, 2c की जो वैल्यू होगी इसमें से घट जाएगा तो 32 हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो बेसिक क्वेश्चन था, आसान था, इजी तरीके से लगा सकते थे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस वाला कॉपी करवाया जाएगा, आज ही क्लास चलेगी उसकी दूसरी वाली क्लास, ठीक है। हाँ, आज चलेगी टाइम एंड डिस्टेंस वाला, और उसको जल्दी करेंगे, उसमें पहले सारे कॉन्सेप्ट कर लेंगे हम लोग, टाइम एंड डिस्टेंस वाला, बोट वाला, ट्रेन वाला, और थोड़ा सा आपको बेहतर कॉन्सेप्ट सिखाना है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि कुछ नया चीज़ आपके लिए मैं बना रहा हूँ टाइम एंड डिस्टेंस में, जैसे बोट हो गया, ट्रेन हो गए, इन सब क्वेश्चनों के लिए पुराने कॉन्सेप्ट बहुत दिन तक पढ़ते आ रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन जो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जिससे आप मैक्सिमम लेवल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। इजी तो ठीक है, इजी वाला तो सब नॉर्मली सभी लोग कर लेते हैं सॉल्व, जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल का हो जाएगा ना तो आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, जो एसएससी में आता है या रेलवे में आता है, कोई भी एग्जाम देते हो, सीडीएस देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको इजी ही लगेंगे जिस लेवल का आपको बताया जाएगा कॉन्सेप्ट। तो हम वर्क कर रहे हैं आपके लिए बेहतर टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को नए तरीके से क्रिएट करने का, जिसमें आपको कुछ यहाँ क्वेश्चन आएंगे तो मैं दिखाऊंगा किस तरीके से सोचना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देव और दीपक क्रमशः 8x और 7.2x रुपए की साथ साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू करते हैं। देव ने दीपक की तुलना में 4 महीने कम समय के लिए निवेश किया, जिसने अपनी राशि महीनों के लिए निवेश की, महीनों के लिए इंग्लिश में क्या दिया है, दीपक को इन्वेस्टेड सम फॉर टी मंथ, अच्छा ओके, तो इसको लिख दीजिए टी मंथ के लिए, टी महीनों के लिए निवेश की। यदि दीपक का लाभ का हिस्सा 3000 रुपये है, जो देव के लाभ से 100 टी रुपीज़ अधिक है, तो देव के निवेश का समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये ऐसा नहीं कि कोई अलग क्वेश्चन है, पार्टनरशिप में देखिए एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि प्रॉफिट बराबर सी इंटू टी, कैपिटल इंटू में टाइम, और तो कुछ है नहीं उसके अंदर में। अब इसी में क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया कि अगर मैक्सिमम लेवल होगा तो क्या हो सकता है, पार्टनरशिप में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी के लिए आपको सोचना है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, हमारे पास कौन कौन है, देव है और कौन है हमारे पास, दीपक है, देव और दीपक। तो यहाँ से अगर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर इसको पहले अनुपात को जो ये ऐसा दिया रहा है ना, इसको आप नॉर्मल बना लीजिए 80 और कितना 72, तो 8 से 10 बार में, 8 से 9 बार में, इनका जो कैपिटल का जो अनुपात है 10 और हमारे पास 9 है, ठीक है, ये कैपिटल का अनुपात है। अच्छा, टाइम का अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बोला था कि देव ने दीपक की तुलना में 4 महीने कम समय निवेश किए, और क्वेश्चन में बोला जो दीपक का, हाँ इसमें अपनी राशि महीनों के लिए निवेश की, कौन किया है अपने, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, देव दीपक की तुलना में 4 महीने कम समय के लिए निवेश किया, जिसने अपनी राशि को टी महीने के लिए की। अगर दीपक ने टी महीने लगाए हैं तो ये टी माइनस 4 महीने लगाया होगा। और आप सबको पता होगा कि अगर हम प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं तो इन दोनों को गुणा करते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा 10 टी माइनस में 40, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो प्रॉफिट का रेशियो अलग से दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसमें बोला दीपक का जो लाभ है वो 3000 है, दीपक इधर है, इसकी वैल्यू बोला कि इसका लाभ तो 3000 होना चाहिए, इसकी वैल्यू ये 3000, और क्वेश्चन में बोला कि देव के लाभ से इतने रुपए अधिक है, तो इसका लाभ क्या होगा, 3000 रुपए से 100 टी कम हो जाएगा, ये किसका होगा, इसका होगा। अब ये दोनों के अनुपात सेम, देखिए ये भी प्रॉफिट का ही अनुपात है, ये भी प्रॉफिट का, तो इनके अनुपात को बराबर कर लीजिए और यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग, ये हमारे पास 10 टी माइनस में 40, और नीचे में क्या हो जाएगा हमारे पास 90 बराबर में ये वाला वैल्यू, देखिए इसमें 0 0 तो 2 काट ही देते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं यहाँ पे, तो ये 30 माइनस में टी बटे में 30, ये 3 से 3 बार, 3 से 10 बार, इसका इसमें गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा 100 टी माइनस 400, और इसका इसमें गुणा होगा तो ये बराबर में 90, और साथ में 90 टी है ये, और साथ में इसका गुणा होगा तो माइनस में 3 टी स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये।
एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसको अगला पार्ट क्या होगा, एक सिंगल लाइन में लिख लेते हैं। देखिए ये टी स्क्वायर इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर, ये वाला 90 इसमें से घट जाएगा यानी कि प्लस में 10t और माइनस में 400 बराबर में कितना आ गया 0। तो 4 तियाँ 1200, 1200 को एक 40 में एक 30 में बांट दीजिए, इसको माइनस रखिएगा, इसको प्लस में, ये 3 से इसमें भाग भी दिया जाएगा, 3 इसमें भाग देंगे तो एक आंसर जो आने वाला है टी का मान आएगा -40/3 और एक आएगा ये प्लस वाला 10 में आ जाएगा। देखिए प्लस वाला ही आंसर ले सकते हैं, माइनस में तो टाइम आएगा नहीं। तो टी की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गए। अगर आप 10 आंसर कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे ये क्या पूछा गया है, बोला गया है कि देव के निवेश का समय ज्ञात कीजिए। देव के निवेश का समय, तो देव ने कितने दिन के लिए निवेश किया, t-4 किया है, यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो 10 - 4, तो आंसर क्या होगा 6 महीने हो जाएगा। क्या होगा 6 महीने। ऐसा नहीं कि 10 कर दीजिएगा, टी का मान पूछता तो 10 बताते तो सही था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 10 - 4 है तो आंसर क्या होगा 6 मंथ होगा। तो पार्टनरशिप है वही बेसिक चीज़ है, सब कुछ सेम ही था, लैंग्वेज बस अलग तरीके से, इसको लैंग्वेज को समझना और लगाना है आपको। लैंग्वेज इसलिए चेंज करके दिया गया है क्योंकि आप थोड़ा सा सोचने की क्षमता आपकी बढ़े, ठीक है, क्योंकि आप वही सेम पैटर्न लगाते रहेंगे प्रीवियस ईयर वाला, तो आप एक्स्ट्रा नहीं सोच पाएंगे। आप दूसरे से आगे कब निकलेंगे जब आपको ज़्यादा नॉलेज रहेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। इसके साथ साथ जब एक्स्ट्रा सोचना स्टार्ट कर देंगे, कुछ कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन होंगे, सोचना होगा जिसमें कैलकुलेशन होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे सोचना जो लैंग्वेज बेस पे उसमें टेस्ट किया जाता है, जैसे सीडीएस वाले क्वेश्चन आते हैं जहां से आपके लैंग्वेज को पढ़ने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी वाले सीधा प्रैक्टिस करना कि देखना और लगाना है। तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको करने होंगे जिससे आप अपने लेवल को चेंज करेंगे। तो इस बैच के अंदर में हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे कि आप अपने लेवल को अलग अलग तरीके से हर तरीके से सोचें कि कैलकुलेटिव होगा तो किस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड वर्क का एक बेसिक सा क्वेश्चन। आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर कोई लगाना चाहता है और पहले से पढ़ा है टाइम एंड वर्क तो बता सकता है आंसर में। एक इसी कार्य का 45% भाग, ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आया आपके एग्जाम में, पूछा गया, बहुत बार आया है। आप रेलवे में देख लेंगे, एसएससी में देख लेंगे, हर जगह आया है। बस एक दो चीजें जिसमें चेंज कर दी गई है जिससे कि आप और बेहतर तरीके से सोचना स्टार्ट करें। बिल्कुल इनफ है। चलिए देखिएगा, एक इसी कार्य का 45% भाग 11 1/4 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए, बी और सी उसी कार्य को निश्चित समय में कर सकते हैं जिसमें ए और बी मिलकर 87.5% कार्य पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए सी बी से कितने प्रतिशत कम कुशल है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इजी है। बस लैंग्वेज में पढ़ के लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या ऐसा तो हमने देखा ही नहीं कि क्वेश्चन, तो जो आपने पढ़ा है ना टाइम में वही सेम चीज़ लगाना है इसमें, कुछ अलग से कोई नया चीज़ नहीं है इसमें। बस लैंग्वेज इस तरीके से लिखा गया है, एक दो लाइन जिसमें आपको लगेगा कि ये अब क्या करें इसमें। पहला तो यहाँ तक तो आप बहुत कॉमन तरीके से देखेंगे, हर जगह में दिख जाता है ये बेसिक वाले क्वेश्चन। 45% का मतलब हो गया 9/20। 9/20 मतलब 9 काम को जो होता है 11 चौक 44, 45/4 दिन लेता है। ये देखते हैं कितना गुना पे, तो बोलेंगे 5/4 गुना पे, तो इसका भी 5/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। मतलब हम ये जान गए कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। अच्छा, दूसरा क्या दिया है 30%। 30% को हम लिखते हैं 3/10। 3 काम करने में 3 दिन, तो 10 काम करने में 10 दिन, यानी वी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज। अब ये दो डेटा हमारे पास दिया है, यहाँ से इनकी टोटल वर्क हम ले लेंगे 50, इनकी क्षमता 2 आ गई, इसकी क्षमता 5 आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगला चीज देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ए, बी और सी उसी कार्य को एक निश्चित समय में कर सकते हैं। कितना समय में नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन बोला जिसमें ए और बी मिलकर 87.5% काम पूरा कर सकते हैं। यानी कि इस कार्य का 87.5 कार्य जितना करने में ए बी को लगेगा उतना ए बी और सी मिलकर कर सकते हैं उसको उतना ही समय में। तो इसका एक बार चेक किया जाए, इस 50 काम को ए बी करेंगे कितना, 5 2 7 दिन में, इसका कितना 87.5, ये कितना होता है 7/8। तो ये देखिए 7 से 7 कट गया, ये कितना आ जाएगा 25/4 आ जाएगा। और ये किसका क्षमता है, ये है ए का, बी का और सी का, तीनों का मिला के 25/4 में कर सकते हैं। अब ये वैल्यू हमको पता चल गई कि देखिए ये कितना 87.5 को बोलते हैं, ये 50/7 क्या था, ये पूरा कार्य करते तो इस समय लगता है, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया 87.5, तो इसका हमने 7/8 निकाल दिया। और यही टाइम जो लगेगा इन दोनों को करने में वो ए बी सी का भी समय वही है। अब यहां से अगर इन तीनों की क्षमता निकालें, 25 से भाग देंगे 2 बार में, 4 दूना 8, ये इसकी क्षमता आ गई। अब क्षमता आ गई तो हमारे पास देखिए ए की क्षमता हमको पहले से पता है 2 है, बी की क्षमता हमको पहले से पता है 5 है, सी की क्षमता कैसे आएगी 5 2 7 और ये मिला कितना होना चाहिए 8, तो इसकी 1 होनी चाहिए। अब तो ये क्षमता आ गई। यहाँ से ये नहीं पूछा कि सी कितने दिनों में करने वाला है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सी जो है बी से कितना प्रतिशत कम कुशल है। कितना कम है, तो बोलेंगे ये तो 4 कम है, तो 4 है किससे, बी से, 4/5 कितना होता है 80% क्या होगा
कम कुशल है, 80% कम कुशल है सी बी से, यही क्वेश्चन था आपके पास। ग्रुप डी प्रैक्टिस वैसे क्लास शुरू हो जाएगी, पहले थोड़ा इसको भी लगा लीजिए, थोड़ा और बेहतर तो बनाइए अपने आप मैथ्स को। इजी जो क्वेश्चन कर करके मैं थक गया हूँ बहुत दिनों से। अब एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, क्योंकि रेलवे क्वेश्चन लगाते लगाते मेरा मन भर गया है। वो आसान सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन जिसमें कुछ करना नहीं होता है, और स्पेशली मैं तो रेलवे के लिए 2 साल से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो उसके पहले मैं रेलवे के लिए पढ़ाता ही नहीं था। 2-3 साल जो भी था, यानी जो इससे पहले वाली वैकेंसी थे उस समय हम लोग पढ़ाए थे, क्योंकि रेलवे में लेवल बहुत ही आसान आते हैं, उसके क्वेश्चन कुछ करने नहीं होते हैं। जहाँ कुछ करने होते हैं, पहले एसएससी में भी अच्छे आते थे, अब तो रेलवे से भी बेकार लेवल कर दिया गया एसएससी में। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन करिए। अब ये कोई अच्छे क्वेश्चन नहीं है, ये एक मॉडरेट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका लेवल बस इंक्रीज होगा, आप सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, और कुछ नया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ आपको थोड़ा सा बेहतर लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपसे एक भी क्वेश्चन बन रहा है तो आप बेहतर स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलिए करेंगे सभी लोग। स्पीड तो आएगा ना, देखिए आपके एग्जाम में क्या लगता है कि हर लैंग्वेज वाला ऐसे ही क्वेश्चन आएगा? नहीं। अगर आप 25 क्वेश्चन देने जा रहे हैं तो हो सकता है 3 क्वेश्चन ऐसा मिल जाए आपको, तो 3 क्वेश्चन वो लेकिन सबसे अलग करेगा आपको दूसरे से, यानी कि बाकी जितने लोग भी आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं, इन 3 क्वेश्चन में आप सबसे बेहतर रहेंगे। बाकी तो सबके लिए इजी क्वेश्चन है, उसमें तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है आपको इसको सोचने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सोचिए कि 2 क्वेश्चन एक साथ है, वहाँ पे एक क्वेश्चन का भी आधा क्वेश्चन होता है, बाकी क्वेश्चन जो होते हैं। बाकी जितना प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे हम लोग। 5A एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चन को समझना है आपको। ए 10 घंटे में भर सकता है, फिर क्या बोला गया? बी उसी टैंक को 6 घंटे 40 मिनट, 40 मिनट को आप ध्यान देंगे, ये 2/3 घंटा होता है, तो 6 × 3 18, 2 20, ये 20/3 घंटे में भर सकता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला? पाइप सी उसी टैंक को T घंटे में खाली कर सकता है। ये T घंटे में खाली करने वाला ध्यान रखिएगा, ये माइनस वाला है, खाली कर सकता है। एक बार इनका हम ले लेते हैं एलसीएम, कि इससे कटने वाला नंबर 20 ले लें अगर, तो यहाँ से हमारे पास ये 2 क्षमता आ जाएगी, इससे भाग देंगे तो 3 आ जाएगी। अभी इसको छोड़ के रखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं और 2 घंटे बाद पाइप सी भी टैंक को खोला जाता है, पूरे टैंक को भरने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लगा है, 4.5 आवर लगा है मिनट, ठीक है। तो ये हमारे पास टी का मान निकालना है आपको। अब अगर ये दोनों की क्षमता देखें, अगर ये चले होंगे तो ये पूरा चले होंगे तभी भरा होगा टंकी, यानी तो दोनों की क्षमता कितनी है? तो बोलेंगे 5। कितना घंटे चले हैं? 4.5 घंटे, तो इनको गुणा कर दिया हमने, तो ये 22.5 घंटा लगा होगा इनको, मतलब इनको भरने में कितना लगा होगा? 22.5 लीटर इन्होंने कहीं ना कहीं पानी भरा होगा। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, ये पानी इन्होंने भरा है, ये लेकिन टंकी तो हमारे कितने थी? 20 लीटर की थी, हमने भर दिया। अगर इनको 2 3 2 5 के हिसाब से अगर ये 4.5 घंटे चले होंगे तो टंकी तो 22.5 लीटर की तो है नहीं, तो ये 22.5 लीटर में 2.5 लीटर कहीं ना कहीं खाली किया गया होगा। उसको खाली कौन करता होगा? ये सी खाली करता होगा। तो एक्चुअल टंकी 20 की थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2.5 लीटर जो ज़्यादा है, इसको सी चला था। सी कितने देर बाद चला? 2 घंटे बाद चला है, 2 घंटे बाद चला है, और पूरा कितने देर तक चला गया है? 4.5 घंटे तक चला है, यानी 2.5 घंटे चला है कौन? सी। तो 2.5 घंटे में सी चला होगा, तो सी की क्षमता आ गई यहाँ से 1। सी की क्षमता 1 है, तो अब बोला गया कि सी की क्षमता अगर 1 आ गई, मतलब हर घंटे में ये 1 लीटर खाली कर सकता है। तो टोटल हमारे पास कितनी है? 20 लीटर है। तो 20 लीटर के हिसाब से अगर 1 क्षमता से काम करेगा तो सी कितना टाइम लेगा? 20 घंटे खाली करने में लेगा। तो टी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 20 घंटे होगी। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? 20 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर सी। अच्छा है, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही है, बेसिक वाला कॉन्सेप्ट। बस उसमें क्वेश्चन जब आप लगाते रहेंगे, लैंग्वेज को समझते रहेंगे। आप क्वेश्चन के टाइप को मत समझिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाना है। आपको समझना है कि जो भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, इसमें क्या लैंग्वेज दिया गया है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये समझना आपको। स्पेशली इसके बारे में आपको सोचना है कि जो भी लैंग्वेज दिया है उसको किस तरीके से आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ये नहीं कि इसमें ऐसा क्वेश्चन है तो ये टाइप का क्वेश्चन हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बेसिक एग्जाम के क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे रेलवे में देखेंगे या आसान पेपर जो होते हैं, वहाँ पे टाइप वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपका लेवल आपका ऐसा होना चाहिए, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए क्या ही फर्क पड़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट हर जगह एक ही लगने वाला है। तो जिनका भी सी था बिल्कुल राइट आंसर था, सी वाले बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस। 54 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाली 500 मीटर लंबी ट्रेन ए द्वारा विपरीत दिशा में ट्रेन ए की तुलना में 66.66% अधिक गति से चलने वाली दूसरी ट्रेन बी, जिसकी लंबाई ट्रेन ए की लंबाई से 40% अधिक है,
तो टी मिनट में पार कर लिया तो टी का मान ज्ञात कीजिए। ये आसान क्वेश्चन है, बेसिक। देखिए अब टाइम पूछा गया है, तो टाइम निकालना है अगर हमको, टाइम अगर पूछा गया तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान में स्पीड। डिस्टेंस में देखिए कि डिस्टेंस दोनों का जुड़ जाएगा, दोनों ट्रेन का, ए और बी का ट्रेन का जोड़ देंगे, और स्पीड भी क्या होगा, दोनों ए बी का जुड़ जाएगा, बस यही कर लीजिए, टाइम आ जाएगा। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस जुड़ेगा साथ में, और टाइम भी दोनों का जुड़ता है। ये तो आपने सॉरी स्पीड भी जुड़ता है, क्योंकि जब दोनों विपरीत दिशा में आती हैं तो हम क्या करते हैं, स्पीड भी जोड़ते हैं, और डिस्टेंस तो ऑलरेडी जुड़ता है हर केस में, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी। ये बेसिक क्वेश्चन है। तब दोनों की डेटा दिया, थोड़ा आंसर बताइए सभी लोग, कितना आने वाला आंसर, कितने लोगों से बन जाएगा, सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे। थोड़ा सा मीटर और किलोमीटर प्रति घंटे का ध्यान रखिएगा। कन्वर्जन आपको सिखाया गया है, इस तरीके से कन्वर्जन करते हैं हम लोग। 54 यानी 18 तिया 54, तो किलोमीटर में मीटर में बदलेंगे तो 18 तिया 3, तो 5 तिया 15, 15 मीटर पर। इसको आप चाहें तो ऐसे अपने माइंड में लिख सकते हैं, 15 मीटर पर सेकेंड, ऐसा भी सोच सकते हैं इसको। क्योंकि देखिए ये 18 और 5 का रेशियो आपने सीखा होगा, 18 से दिया है 54, 3 गुना पे, तो 5 से ये 3 गुना पे 15। ये तो बस सबको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, क्योंकि ये भी मीटर में दिया है, हाँ मीटर में दिया है, और सामने में टाइम का किस में निकालना हमको, 3 मिनट में, तो मिनट में निकालना, तो चलिए सेकंड में निकाल के बदल सकते हैं हम लोग बाद में। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या दिया, डिस्टेंस। तो देखिए हमारे पास डिस्टेंस कितना था, एक ट्रेन की डिस्टेंस कितनी थी, 500। अब दूसरे वाले का कितना है, तो आप कैसे निकालेंगे। एक तो होता है कि देखिए इस 500 का आप 40% निकाल के जोड़ लीजिएगा, 500 का 40% कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 200, 200 बढ़ा देंगे 700, 1200 हो जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। एक दूसरा तरीका हो गया कि अब इसमें बोला था 40% अधिक है, 40% अधिक का मतलब होता है 2/5, मतलब कि ये 7/5 होगा, एक 5 होगा तो एक 7 होगा, तो दोनों मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 12/5 हो जाएंगे। डायरेक्ट रेशियो में मतलब जोड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब एक तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 500 + 500 का 2/5, तो वही सेम चीज़ है। देखिए इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो वही सेम ही चीज़ मिलने वाला, तो उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो एक 700 हो जाएगा, और प्लस 500 ये हो गया। तो क्यों ना डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 500 का 12/5। स्पीड की बात करें तो एक की स्पीड कितना दिया है, 15, और ये कितना अधिक है, तो बोलेंगे 2/3। 2/3 अधिक का मतलब 2 में 3 जुड़ेगा तो 5/3 हो जाएगा, लेकिन हमको दोनों का जोड़ना पड़ता है रिलेटिव स्पीड में, तो ये 8/3 आ जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा। अब इसको लगा लीजिए, जो जिससे देखिए 5 से कट जाएगा ये 100 आ जाएगा, और 3 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, और 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 2 से 10 या 30 सेकेंड आ गया। 30 सेकेंड आ गया, मतलब मिनट में अगर पूछा गया तो 1/2 मिनट हो जाएगा, या फिर 0.5 मिनट भी लिख सकते हैं। तो 0.5 नहीं दिया तो इसको 0.5 बना लीजिए, 0.5 होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, और तो कुछ चेंज नहीं होने वाला इसमें। अगर आपको ये लग रहा है कि रेशियो से नहीं समझ पाए तो आइए मैं फिर से इसको समझाता हूँ, दूसरे तरीके से कीजिएगा। हम ऐसे भी लिख सकते थे कि एक ट्रेन थी 500 मीटर की, दूसरी रही होगी 500, तो रही ही रही होगी, उसका 2/, मतलब ये हमसे बोला था कि ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा बोला था, 2/5 ज़्यादा है। तो देखिए ये हो गया, एक ट्रेन हो गई, इसका बी हो गया, और एक हमारे पास ए ऑलरेडी था 500, तो अब इनको जोड़ेंगे तो देखिए 500 और ये वाली वैल्यू देखिए इसका 5 से कट जाएगा, ये 100, 200 यानी कि 700, तो ये 1200 आता है हमारे पास। अब हम क्वेश्चन में एक चीज इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि देखिए एक ट्रेन हमारे पास, देखिए इनको जोड़ना ही है, तो 500 तो था ही हमारे पास, बोला था 2/5 ज्यादा है, तो एक ज्यादा होगा तो कितना होगा, 7/5 होगा। हम 7/5 भी नहीं कर रहे हैं, हम उसके आगे चल रहे हैं कि हमको लास्ट में दोनों की स्पीड जोड़ना है, तो इन दोनों को क्यों नहीं से जोड़ लें, 7 5 12/5, तो ये वाला इससे कट जाएगा, ये 100 × 5 1200 सीधा आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप इसको। अब इतना करने से बेहतर है कि सीधा 12 में क्या लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। ये बेसिक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। वही सेम चीज हमने इसलिए 12/5 का गुणा किया, यहाँ 8/3 का। आप चाहें तो उनको निकाल के जोड़ के भी करेंगे तो भी वही आने वाला है। कॉमन क्वेश्चन था टाइम एंड डिस्टेंस का। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट एंड स्ट्रीम आपको इस बार फाउंडेशन बैच में जो पढ़ाया जाएगा, इसको जरूर पढ़ना है आप सभी लोगों को, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है। तो एक सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट मिलेगा जिसमें आपको बोट एंड स्ट्रीम के लेवल को और रेस के लेवल को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा कि किस तरीके से आपको लगाना चाहिए बोट एंड स्ट्रीम को या रेस को। जो कॉमन तरीका आप पढ़े हो ठीक है, उसके अलावा सोचना होगा, एक्स्ट्रा क्या सोचना होगा कि मेंटली कैसे लगाना है, और बड़े लेवल के क्वेश्चन आए तो कैसे उसमें सोचेंगे। क्योंकि जब आपका ईजी लेवल वाले क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में, रेलवे में, ये सब चीज़, उसी में अगर आपको लगेगा ये मुश्किल क्वेश्चन होते हैं तो आप उससे एक्स्ट्रा सोचेंगे कहाँ से। तो चलिए ट्राई करेंगे और बताएंगे सभी लोग। चलिए ध्यान से देखेंगे सभी लोग। शांत जल में नाव की गति धारा की गति का अनुपात 10 और 1 है।
देखिए शांत जल का मतलब बोट और इसकी बात कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें बताऊंगा कैसे आपको सोचना होता है, स्पेशली बोट एंड स्ट्रीम में। तो एक बार देखिए बोट लिखना है हमने, एक हमने वाटर लिखा। ये बोट वाटर का ये अनुपात दिया है 10 और 1 का, ये नॉर्मल चीज़ हो गई। ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। कभी कभी बोलता है कि डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम के बारे में दिया रहता क्वेश्चन में। तो अब हमको ये चार चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम। ये चार रेशियो हमेशा आपके माइंड में तैयार रहने चाहिए एक सिंगल लाइन में। वो एक्चुअल डेटा दिया हो, रेशियो में दिया हो सकता है आपको ये और ये अनुपात दिया हो, ये दिया हो, कोई भी दो दिया हो अनुपात, बाकी चारों को आपको भरना है, बस फिल करना है। अगर बोट एंड स्ट्रीम में क्वेश्चन को बड़े लेवल के क्वेश्चनों को लगाना है तो आसान क्वेश्चन तो जैसे भी चाहे वैसे सोच लीजिए। लेकिन अगर आपको अच्छे क्वेश्चन लगाने, देखिए कोई भी अनुपात इसमें से दिया होगा, इन चार में से कोई दो अनुपात या दो डेटा कोई भी दिया होगा तो बाकी आप बड़े आसानी से निकाल देंगे। देखिए अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम, इन दोनों को जोड़ने पे आता है 11, क्योंकि CND रूल लगता है, B+W B-W, यही तो होता है ना कि इनको जोड़ देते हैं, इनको घटा देंगे तो ये वाला 9 आ जाएगा। ये आपके माइंड में आना चाहिए, ये बेसिक चीज हो गई। सबसे पहला मतलब क्वेश्चन शुरू करने से पहले किसी भी क्वेश्चन में ये चार डेटा आपके पास होने चाहिए। डाउन स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम क्या है, बोट स्टील में दिया, अगर ये दोनों दिए हैं तो यहाँ से ये दोनों निकालना आपको आना चाहिए, ये दोनों दिए हैं तो ये और ये निकालना आना चाहिए। चारों आपको कहीं ना कहीं से निकालने, सभी के डेटा अगर आ गया तो बाकी चीज हो गया। अब ये कैसे होता है, ये हमको पता है कि ये B+W, इसलिए हमने इनको जोड़ दिया, इनको घटा दिया, ये डेटा आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, धारा के अनुकूल d किलोमीटर तय करने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय धारा के प्रतिकूल d-45 किलोमीटर तय करने में नाव द्वारा लिए गए समय का अनुपात 3:2 है। मतलब इसका देखिए, इनमें बोला था इसमें समय का अनुपात 3 था, इसमें 2 था। ये क्वेश्चन में बोला गया कि इसमें समय का अनुपात, देखिए ये स्पीड है, ये टाइम है, अगर इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। ये 11×3=33 और 9×2=18। इसको थोड़ा और काट लेते हैं, 3 से 11 बार, 3 से 6 बार। तो अब ये डिस्टेंस देखिए, अगर धारा की दिशा में चला है तो 11 किलोमीटर चला है, और अब विपरीत दिशा में चला है तो 6 किलोमीटर चला है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है तो बोलेंगे 5 यूनिट का है। और क्वेश्चन में बोला था कि एक जगह d किलोमीटर चला है और एक जगह d-45 चला है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 45 किलोमीटर का। 5 यूनिट की वैल्यू 45, ये इससे कितना गुना पे, 9 गुना पे। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, तो d का मान ज्ञात कीजिए। तो d कितना चला था, यही तो चला था धारा की दिशा में, तो ये भी 9 गुना पे, 11×9=99 किलोमीटर, तो यही आंसर हो जाएगा। दूसरा निकालना होगा तो d घटा लेंगे 99 से, 45 बचा हुआ आ जाएगा। इजी है, इजी तरीके से करेंगे सभी लोग। कर लिए यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल x वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 9 और 4 है, मैदान में बाड़ लगाने की लागत, ये बेसिक है, ये बेसिक क्वेश्चन बेसिक है, ये तो आसान क्वेश्चन है। ये 9 है, ये 4 है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 9 होगा, 4×4=8, 9×9=18, तो 26 यूनिट, और गुड़े में कितने रुपए लगे, 4 रुपये प्रति मीटर में लगे, तो इसकी वैल्यू 208 दिया है। 26 4 के कट जाएगा 2 बार में, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 2 आ गई, यानी कि 4×2=8, 9×2=18। पूछा क्या गया क्वेश्चन में, अच्छा इसका एरिया निकालना है, तो 18×8 कर लीजिए, 8×8=64 और 8×1=8=6=14, 144 आ जाएगा। ये बेसिक लंबाई गुड़े चौड़ाई कर लिया, ये इजी क्वेश्चन था। परसेंटेज, चलिए परसेंटेज में ये रिमेनिंग वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन भी आपने किया होगा। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका बदल गया, इसको लगाना है आपको। सोनिका किसी धनराशि को, यहाँ पे A% दिया है तो A% लिख दीजिएगा। A% बीमा पॉलिसी पे, 23% भोजन पे, 25% बच्चों की शिक्षा पे। इसमें कहीं पे भी शेष वर्ड का यूज नहीं किया गया है, तो ये रिमेनिंग कॉन्सेप्ट या सक्सेसिव नहीं लगा देना है। ऐसे क्वेश्चन में हम सिर्फ जोड़ते हैं, ठीक है। तो A% तो जोड़ना नहीं, 23, 25 और 29। देखिए तो 25, 25, 25, 75, 2 ज़्यादा था यहाँ से तो 77 आ गया, यानी कि टोटल खर्च कितना करता है, A+77%, ये खर्च है। तो बचा कितना होगा, देखिए 100% में से अगर घटा देंगे तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, देखिए 100 में से ये घट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ए, तो 23% माइनस में ए, एक साथ ही लिख लेते हैं, परसेंटेज तो दोनों में है, 23 माइनस A%, ये इसका रिमेनिंग अमाउंट बचा। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि शेष राशि इतनी थी, 5520 माइनस में 240 ए है। क्यों नहीं यहाँ से 240 को कॉमन ले लिया जाए, 24 से कट जाएगा, 24 दूना 48, और यहाँ से कितना बच जाएगा, 24 दूना 48, 2 7, 24 3 72, 23 माइनस में ए, इसकी वैल्यू है 23 माइनस ए
परसेंट की वैल्यू, ये 23 माइनस ए, 23 माइनस ए से कट जाएगा, 1% की जो वैल्यू आ गई यहाँ से 240 आ गई, तो 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। उसने बच्चों की शिक्षा पे कितना खर्च किया, बच्चों की शिक्षा कहाँ पे, यहाँ पे बच्चों की शिक्षा पे कितना किया, 25%, तो इसका 25% आपको निकाल लेना है। इसका 1/4 कितना आ जाएगा, 6,000, ये ईजी हो गया। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, डी वाला, यानी कि 6,000 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 6,000 पहले अर्थमेटिक कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, उसके बाद आएंगे उस पर, ठीक है। मेंसुरेशन में कुछ ऐसा तो है नहीं खास, अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ा तो मेंसुरेशन में कुछ अलग नहीं है। थोड़ा 3D में हम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, फ्रस्टम पिरामिड हो गया या प्रिज्म पिरामिड, वैसे भी आजकल आते तो है नहीं, कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, तो भी पढ़ना जरूरी है आपके लिए, थोड़ा हाई लेवल वाला। तब तक आप मेंसुरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपको अभी पढ़ना है तो एक क्लास हमारी इसमें होगी रिकॉर्डेड फॉर्म में मेंसुरेशन, उससे बेहतर मेंसुरेशन आपको मिल ही नहीं सकता, ना तो पूरे यूट्यूब में मिलने वाला है और ना ही कहीं भी पेड कोर्स में मिलने वाला है। बस आपको वो इसलिए लगता है कि वो पहले की क्लासेस है, इसलिए आपको लगता है कि शायद पुराना है, लेकिन जो चीज़ उसमें पढ़ाई गई है ना, वो आने वाले 10 साल में भी वो पुरानी नहीं होने वाली है। उसमें हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक कराया गया है। अगर उसको पढ़ लेते हैं तो मतलब आपको एक क्यूब पढ़ने में आपको 3 घंटे लगने पड़ रहे हैं, तो सोच लीजिए किस लेवल की क्लास उसमें दी गई होगी आपको। तो उससे भी आपका काम हो सकता है, किसी भी लेवल का आप मेंसुरेशन दे सकते हैं, वो कैट का हो या फिर SSC CDS कोई भी हो, ईजी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र ने एक परीक्षा में 4 पेपर लिए, जहां प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक समान है। सभी पेपर को मिला के छात्र ने कुल अंकों का 40% पाया, मतलब औसत जो है वो 40% प्राप्त हुआ है। और इन पेपरों में उसके अंक के जो अनुपात हैं 12, 15, 16, 17 के अनुपात में, तो कितने पेपरों में उसने 40% से अधिक अंक प्राप्त किए। औसत उसको 40% मिला है, जो इसको मिले हैं अंक वो मिले हैं 12, 15, 16 और 17। अच्छा, इनका औसत अगर देखा जाए तो 12, 15, 27, 27 और 16 41, नहीं 27 और 16 तो 3, 3 43 और 17 60, 60/4 थे, तो औसत इनका क्या आ गया, 15 यूनिट आ गया। ये अनुपात में है, जो कितने के बराबर है, 40% के बराबर है। 15 यूनिट की वैल्यू 40% के बराबर है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। मतलब अगर नॉर्मल नंबर रहता तो हम ये बोलते कि इनका जो औसत है वो ओवर 60/4 यानी कि 15 यूनिट होता, लेकिन क्वेश्चन में बोला परसेंटेज में वो 40 के बराबर है। तो अब आपसे ये बोला गया था कितने पेपरों में उसने 40% से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि 40% की वैल्यू 15 यूनिट है या 15 यूनिट की वैल्यू 40 है। तो अगर 40% से अधिक किसमें पाया है, अगर ये निकालना है तो यानी कि जो भी 15 यूनिट से ज़्यादा होगा, देखिए 15 से ये कम है, 15 के बराबर है, 15 से ज़्यादा ये वाला है, 15 से ज़्यादा ये वाला है। तो 2 सब्जेक्ट में उसने क्या किया है, 40% से ज़्यादा मार्क्स लाया है। 2% जो हमारे पास है, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 40% से ज़्यादा मार्क्स मिला है उसमें, ठीक है। इजी है, कॉमन तरीके से हो सकता था, यहाँ तक ठीक है। कॉमन क्वेश्चन था अगर इस तरीके से सोचते हैं तो, बाकी सोचने का तरीका और भी हो सकता है बहुत सारे। पहली और दूसरी संख्या का औसत तीसरी संख्या के बराबर है, लगाइए इसको। आप लोग आंसर तो कोई लोग नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा क्या है, इजी क्वेश्चन में भी आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं। पहली और दूसरी संख्या का औसत, पहली दूसरी का हमने ए बी मान लिया, इनका औसत बोला तीसरी संख्या के बराबर है। फिर बोला पहली और दूसरी संख्या का जो औसत है दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 9 कम है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a + b बराबर में b + c माइनस में 18। ये 2 सबसे गुणा कर दिया, ये वाली वैल्यू आ गई, b से b कट जाएगा। तो क्या किया जाए, यहाँ से a + 18 बराबर में हमारे पास c का मान आ जाएगा। तो c का मान उठा के यहाँ रख देते हैं, तो c की जगह पे अगर हम रख देंगे यहाँ पे a + 18, तो a यहाँ से क्या आ जाएगा, ये a + b बराबर में 2a + 2 × 18 यानी कि 36 हो जाएगा। a इसमें घट जाएगा तो ये आ जाएगा -a + b बराबर में 36, यानी a b का जो डिफरेंस है वो 36 आएगा। तो पहली और दूसरी संख्या का अंतर ही पूछा गया, तो ये तो ईजी था, इसमें तो कुछ करना था नहीं, ठीक है। ये कॉमन था पहले से ही क्वेश्चन, इसमें क्या ही दिमाग लगाया जाए। नेक्स्ट, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ाया गया है, अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, तो सभी लोग इसका आंसर एक बार कमेंट करके बताइए। हाँ, हम चेक करते हैं कितने लोगों से बन पाएगा ये कमेंट। हाँ, कितने लोगों से बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन कि राज ने एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 200 रुपये अधिक मूल्य अंकित किया तथा उसे 20% के छूट पे बेचा, जिससे उसे 80 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। पहले 200 रुपये अधिक किया है, फिर उसके बाद 20% का छूट दिया है, फिर 80 रुपये का लाभ प्राप्त है। यदि उसने उस वस्तु के लागत मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित किया होता और x% की छूट दिया होता तो उसे 36 रुपये की हानि होती।
तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कितने लोग लगा पाएंगे? सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे कितने लोगों से बन जाएगा ये। क्या बना लेंगे या फिर मुझे ही बताना होगा? मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मुझे ही सॉल्व करना चाहिए। आइए देखते हैं। हमने क्या किया कि हम जो भी मान लेते हैं कि अगर हमारे पास सीपी जो भी रहा होगा, हमने इस पर 200 रुपये बढ़ा दिया। ठीक है, ये सीपी जो भी रहा होगा हमने इस पर 200 रुपये बढ़ा दिया, यही बोला था 200 रुपये बढ़ा दिया। फिर हमने 20% का छूट दे दिया। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब हम इसका 4/5 कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने 80 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि लाभ का मतलब सीपी से उसको 80 रुपये ज़्यादा प्राप्त हुआ। यही तो होता है हमारे पास ना। लाभ का मतलब क्या होता है? जैसे जो भी रहा होगा उससे 80 रुपये ज़्यादा मिल गया होगा उसको। अगर 80 रुपये का लाभ, मतलब ये वैल्यू देखिए, ये इसका जो 80% है वही तो 80 रुपये का लाभ है, इसका 80% जो था। तो यहाँ से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 4CP + 800 बराबर 5CP + 400। तो CP की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 400 आ गई। क्रय मूल्य 400 आ गया। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला, क्रय मूल्य तो मिल गया। अब अगला क्वेश्चन इसमें फिर से शुरू हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन। यदि उसने उस वस्तु के लागत मूल्य से X% अधिक अंकित किया होता और X% का छूट देता, जितना बढ़ाया है उतना ही % का छूट देता, तो इसे 36 रुपये की हानि होती। तो ये 36 रुपये इसका कितना है पहले तो वो निकालिए। 36 रुपये इस 400 का अगर देखेंगे इंटू में 100, तो ये 9% है। ये कितना है? 9% है। तो एक बार लगाते हैं हम लोग कि अगर इस 400 पे 9% का इसको हानि हो रही है, मतलब 9% की हानि हो रही है, तो अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है कि x जो था ना वो कितना बढ़ाया गया था, कितना घटाया गया था। वैसे तो आपको ये 9% देख के समझ में आ गया होगा कि 30% होगा। जैसे हमने ये पढ़ा है ना कि अगर सेम परसेंटेज से बढ़ाया जाए, सेम से घटाया जाए, ऐसे मान लीजिए एक बार बढ़ाया गया, एक बार घटाया गया, फिर माइनस में x इंटू एक्स बटने में 100, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 9% के बराबर है। ये इससे कट गया, यानी कि माइनस में x² बटे में 100 की वैल्यू 9% है। तो ये माइनस से मतलब है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ x² की वैल्यू क्या है? 900 है। तो यानी x की जो वैल्यू होगी वो 30% है। और आपने ऐसा पढ़ा भी होगा, प्रॉफिट लॉस में कॉन्सेप्ट सीखा होगा हमेशा से कि 10% से अगर बढ़ा दिया जाए किसी चीज़ को, 10 से घटा दिया जाए, तो इसका जो आंसर चेंज आता है हमेशा हानि होता है 10 का स्क्वायर बटे में 100, यानी 1% की हानि होगी। ऐसे अगर बोला जाए 20% से बढ़ा दिया जाए, 20% से घटा दिया जाए, तो 20 का स्क्वायर कितना? 400, यानी 4% की हानि होगी। ऐसे 30% किया जाए तब 9% की हानि होगी, अगर सेम नंबर से बढ़ाया गया है और सेम से घटाया गया है, यानी कि ये वाले वैल्यू 30 रही होगी तब ये 9% की हानि हुई होगी, तभी तो ये 36 रुपये की हानि हुई इसको। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 30% यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? एक बेहतर क्वेश्चन है, इसको सोचने के लिए तैयार रहेंगे। और दोनों कॉन्सेप्ट आपने सीखा है कहीं ना कहीं, और दोनों चीज़ आपको पढ़ाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? जी इन्वेस्टेड Z रुपीज इन CI एट R% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर। जी ने 2 वर्षों के लिए R% के दर पे CI में 2 रुपये नहीं Z रुपये निवेश किया। ठीक है, Z रुपये निवेश किया। और H ने, H ही दिया ना, हाँ, H इन्वेस्टेड Z प्लस R+2 रेट के दर पे SI पे Z प्लस 2000 रुपीज़ का निवेश किया, और H को निवेश राशि को 2 गुना ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। तो G द्वारा प्राप्त ब्याज इतना है, तो G का निवेश ज्ञात कीजिए। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, रेट निकालना है और लगा देना है। देखिए एक चीज़ समझिएगा, यहाँ से हम बस इसकी बात करते हैं अभी, तो पहले जो सिंपल इंटरेस्ट वाला है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला? H, या H यहाँ शुरू होता है। H 4 वर्षों के लिए लगाया है और R+20% ब्याज दर पे है, SI पे है, इन्वेस्टमेंट जो भी रहा हो रुपए पे निवेश किया। H निवेश राशि पे 2 गुना ब्याज मिला, यानी H को जो क्या था, H को जो था, अगर उसने 100 रुपये निकाला है तो उसको इंटरेस्ट के रूप में 200% मिला है, यानी ये 300 हो गया है। अब देखिए 200% मिला है, 4 सालों में मिला है। तो एक चीज़ आपको हमेशा सिखाया गया सिंपल इंटरेस्ट में कि हर साल का ब्याज समान होता है। ब्याज समान होने का मतलब देखिए, अगर ये 200% ब्याज मिला है 4 सालों में, तो हर साल इसको कितना मिला होगा? 4 से भाग दे देंगे, हर साल 50% ब्याज मिला होगा, हर साल 50% ब्याज मिला होगा। और क्वेश्चन में जो 50% वो किसके बराबर? R+20 के। तो R+20 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना दिया है? 50%। तो रेट की वैल्यू कितनी आ गई? 30%। अब हमारा इससे काम हो गया। अब क्वेश्चन में लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, अब लास्ट में देखिएगा, जी द्वारा प्राप्त ब्याज। जी को ब्याज कैसे मिला था? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। देखिए जी ने 2 वर्षों के लिए R% पे CI पे Z रुपए लगाए थे, हमको Z की वैल्यू ही निकालनी है, तो निवेश ज्ञात कीजिए। यहाँ पे यही बोला गया ना, जी को मिला है 5520 रुपए। अब देखिए आपके माइंड में सीधा आना चाहिए आंसर कि ये 30% रेट पे जो 2 साल का CI होता है 30%, ये 69% होता है। 69 की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 5520। अब 69 बराबर 5520 कैसे?
ये तो आपको बताया 20 मतलब 44, 30 मतलब 69, 40 मतलब 96, 100 मतलब 125, ये चीज़ें आपने पढ़ा। 10 मतलब 21, 5 मतलब 10.25, ये तो सक्सेसिव चेंजेस है। और आपको ये नहीं पता है तो आप अभी भी ऐसे कर सकते हैं 30 + 30, और नहीं पता तो आप बहुत लोगों से पीछे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको आना चाहिए माइंड में। तो ये 69% आता है। ये परसेंटेज में यूज़ करते हैं, सर्कल में यूज़ करते हैं, मेंसुरेशन में, हर जगह आता है। अब देखिए 9 है और लास्ट में 2 है, तो जाहिर सी बात है 9 के टेबल में 2 कब आता है? 8 गुना पे, लास्ट में 0 यानी 80 गुना पे है। तो 100% यहाँ से निकालना होगा, तो ये भी 80 गुना पे कितना आ जाएगा? 8000 आ जाएगा। तो 8000 क्या था? जेड की वैल्यू थी। अगर आपसे पूछता एच का इन्वेस्टमेंट कितना था, तो 8 और 2 कितना? 10,000 हो जाता। रेट इसका पूछा गया तो 50% निकाल ही लिए थे हम लोगों ने, और तो कुछ इसमें पूछा नहीं जा सकता, यही था। इतना ही क्वेश्चन इसमें बन सकते थे मैक्सिमम। तो अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज पे आपको कमांड रखनी है, और बाकी करना वही चीज़ें हैं जो आप करते आ रहे हैं। वहाँ पे एक सिंगल लाइन में करते थे, आप थोड़ा सा 1-2 लाइन और बढ़ा दे रहे हैं हम लोग, यानी एक क्वेश्चन में हो सकता है 2 के बराबर हो। एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 6:1 का दिया हुआ है, 6:1 का अनुपात है, ठीक है, मिश्रण में, और 21 लीटर निकाल दिया गया है। चलिए ये मान लेते हैं कि x लीटर था, फिर इसमें से हमने 21 लीटर निकाल दिया, तो भी अनुपात वही रहेगा, 6:1 का रहेगा, बदलता नहीं है। क्या था ये? मिल्क एंड वाटर था। ध्यान रखिएगा, जब आप किसी मिश्रण से कुछ भी निकालते हैं तो दोनों साथ में निकलते हैं, इसलिए अनुपात कभी चेंज नहीं होता है। जब आप कुछ मिलाएंगे, अगर कोई एक सिंगल चीज़, तभी अनुपात चेंज होगा। अब आगे क्या बोला? मिश्रण को 77 लीटर पानी डाल दिया गया। चलिए तो फिर से इसमें कुछ डाल दिया गया, पानी, वाटर डाल दिया गया। x - 21 था ये हमारे पास, प्लस में इसमें 77 लीटर आ गया, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू चेंज हो गई, ये कितनी हो जाएगी? 56, x + 56 हो गया, मतलब ये 56 लीटर बढ़ गया मिश्रण। कितना बढ़ गया? 56 लीटर चेंज हो गया। तो फिर क्या हुआ कि परिणामी मिश्रण में कुल मात्रा मूल मात्रा से 2 गुनी हो जाती है। ओके, 2 गुना हो गया। 2 गुना होने का मतलब देखिए x था, x से 56 हो गया, यानी कि अगर इस x की वैल्यू 56 रही होती तो ये वाला टोटल हमारे पास कितना आना चाहिए? इसका डबल आना चाहिए। क्वेश्चन में यही बोला ना, ये वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए? डबल। डबल का मतलब 2 गुनी का मतलब 112 हो जाना चाहिए। अब 112 ये वाली वैल्यू होती है यहाँ पे, इसका अनुपात नहीं पता हमको। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा कि यहाँ से अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए 6 7 यूनिट की वैल्यू 56 है, 8 गुना पे, तो 8 × 8, 8 × 48 रहा होगा ये। फिर बोलेंगे अच्छा ये वाला कितना रहा होगा? इसमें से जब 21 निकाला गया होगा तो हमारे पास देखिए ये वाली वैल्यू, या 6 × 7 7 बराबर, यहाँ से 21 कम कर देंगे, इसमें से कितना रहा होगा ये? तो ये 5 और हमारे पास 3, तो 7 × 5 = 35, 1 बराबर 5, 6 बराबर 30 रहा होगा। मतलब बाद में ये 35 हो गया। देखिए ये 56 से 21 निकलने के बाद ये 35 लीटर था, तो इसमें 5 और 6। इसके बाद हमने क्या मिलाया? इसमें 77 लीटर पानी मिलाया है। तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा, अब अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? क्योंकि ये 30 लीटर है, अब इसके आगे इसमें कुछ मिलाया नहीं गया है ये, क्योंकि इसके बाद जो इसमें बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा? ये वाला बढ़ेगा, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 5 था, ये 77 बढ़ेगा, यानी बढ़ क्या रहा है हमारे पे? यहाँ पे पानी बढ़ेगा। दूध तो 30 था, तो 30 ही रहेगा। जब निकाला गया होगा तब ये कम हुआ था यहाँ पे 16 लीटर, लेकिन बाद में ये कितना हो गया? 30, तो 30 रहेगा। तो 30 क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, इस पे क्वेश्चन आपने किया था। नेक्स्ट, 2 साझेदार एक व्यवसाय में इतने इतने रुपए लगाए, सहमत होते हैं, लाभ का x% उनके बीच में समान रूप से विभाजित किया जाता है और शेष लाभ को पूंजी के ब्याज के रूप में बांटा जाना चाहिए। यदि एक साझेदार को एक दूसरे में 240 रुपये अधिक ब्याज मिलते हैं तो व्यवसाय में कुल लाभ इतना था। कॉमन क्वेश्चन है। देखिए कॉमन है कब? जब क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन कब? जैसे लैंग्वेज पढ़ के कभी कभी क्या लगता है आपको, जब आप पहली बार कोई नया लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, तो आपको लगता है कुछ तो नया होगा या तो बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसा लग सकता है आपको भी जब आप पहली बार ऐसे क्वेश्चन के लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो। लेकिन सारे क्वेश्चन भी होते हैं ना, जो भी कोई भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, जो आपने पढ़ा है पहले से, एक बार उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ लैंग्वेज को आपको पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोला? अब देखिए 2 ही लोग थे, तो हमने पहले अनुपात बना लिया, 0 0 काट लिया, 5 से 25 बार, 5 से 17 बार, तो इनका हमारे पास अनुपात आ गया कि 25 और 17 के अनुपात में निवेश किए हैं। फिर क्वेश्चन ने बोला कि लाभ का x% समान रूप से विभाजित होता है, यानी जो भी होता है लाभ होता है उसमें x% दोनों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। उसके बाद जो बचता है पैसा, और उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला? बीच में समान चाहिए और शेष लाभ को पूंजी के रूप में बांट दिया था, मतलब पूंजी का जो अनुपात होता है ये वाला अनुपात में बढ़ता है। टोटल लाभ हमको दिया हुआ कितना? 3150 रुपए। इसमें मान लीजिए जो x% रहा होगा, x% वो बराबर बराबर इसमें से हटा दिया गया होगा दोनों लोगों के लिए, उससे कोई फर्क पड़ता है? जैसे अगर मान लीजिए हम 3150 में से 200 रुपये बाहर निकालें, दोनों को 100 रुपये दे दिए, तो कोई डिफरेंस असर पड़ेगा नहीं। अब ये हमने निकाल दिया कि जो भी इसमें x होगा वो घट गया। अब इसके बाद क्या बोला है कि जो बचा हुआ पैसा होगा उसमें क्या बोला गया है? एक को 240 रुपये अधिक मिला है, मतलब किसको अधिक मिला होगा? जो ये वाला होगा,
क्यों इसको अधिक मिला होगा? क्योंकि इसने ज़्यादा है। कितना अधिक मिला होगा? बोलेंगे 8 मिला है, तो 8 है। टोटल कितना था इन दोनों को जोड़ के? 42 था। इसकी वैल्यू 240 दिया है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, बस इतना ही करना है। किससे किससे कट जाएगा? तो 8 से 30 बार में कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और क्या काट लें हम लोग? 3 से इसको काट लीजिए, 105 बार में कट जाएगा। और कुछ काटना चाहेंगे आप लोग तो 7 से काट लीजिए, 7 छंग 42, 7 से 15 बार में कट जाएगा। 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, और 100 माइनस x, इधर ये 0 था हमारे पास। अच्छा, ये 100 भी बचा हुआ ना, तो ये 100 भी इधर चला जाएगा। 5 से ये 20 बार में, 20 दूना 40, तो ये 40 आ गया। तो 100 माइनस x की वैल्यू 40 है, तो x का मान कितना रहा होगा? 60 रहा होगा। x का मान कितना रहा होगा? 60 रहा होगा। तो 60 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये भी ईजी था। 5 इंक्रीज हुआ। 5 क्या इंक्रीज हो गया बताइए? किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? इसमें बता रहे हैं क्या? नहीं, इसके बारे में तो पूछा ही नहीं गया ना, इसमें क्या निकला नहीं निकला। ठीक है, उसको तो छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखेगा टाइम एंड वर्क का, एक बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, कि बी ए से 20% अधिक कार्य क्षमता वाला है। तो एक बार बी लिख लीजिए और ए लिख दीजिए। 20% का मतलब 1/5, तो ये 5 होगा, तो ये 6 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोला बी ने कार्य शुरू किया, पहले बी कार्य शुरू करता है और x दिनों तक काम किया, तो बी जो था वो 6 गुणे x काम किया। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोला? फिर उसके बाद ए आता, उसके स्थान पे शेष कार्य को x+8 दिन करता। तो इसकी क्षमता कितनी है? एक ही, तो ए की क्षमता कितनी है? 5 है, ये x+8 दिन काम किया। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और ए और बी द्वारा किए गए कार्य का अनुपात दिया है। ए का कार्य कितना दिया है? देखिए, अनुपात बनाना है, तो ए का कार्य दिया था 3, तो ए के सामने 3, इसका 2 लिख लेते हैं। बाकी जो जिससे कट जाए काट लीजिए। यहाँ से इनके अनुपात निकाल लेते हैं। 3 बार में 3 गुणे 3 9x, ये 5x + 40, तो 4x की वैल्यू अगर 40 है तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब हमारे पास 10 आ गया, तो देखिए ये इनका कार्य निकल जाएगा। कितना काम करते थे? देखिए 10 रखेंगे तो ये 60 आ जाएगा, यहाँ रखेंगे 10 तो ये 18 × 5 = 90 आ जाएगा। तो टोटल कार्य देखें तो 90 और 60 मिलकर टोटल कार्य इन्होंने किया कितना है? 150। अब पूछा क्या क्वेश्चन में कि अगर ये भी साथ में कार्य करते तो कितने दिनों में पूरा होगा? तो साथ में इनकी क्षमता कितनी है? 6 × 5 = 11, तो ये a + b अगर साथ में करेंगे तो 150/11 दिन लगने वाला है। जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। यहाँ पे इजी था, बस नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में पूछे गए हैं, लेकिन वहाँ पे 3-3 वाला भी क्वेश्चन बना के दिया गया है, 4-4 वाला भी आया है, तो अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जिसको आप लोग लगा के बाद में मुझे कमेंट करके बताएंगे, या नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम वाला, एक आसान सा क्वेश्चन। इसमें आपसे आउटलेट की संख्या पूछी जाती है, पहले बहुत बार पूछा जाता था, आजकल रेयर में आते हैं। और इसके साथ अगर आपको एसएससी का प्रैक्टिस बैच चाहिए तो आप सभी लोगों के लिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये एसएससी का प्रैक्टिस बैच है जो एप्लीकेशन पे आपको दिख रहा होगा। इसमें हम लोग 50 सेट करने वाले हैं, जिसमें हम 10 सेट आपको थोड़े हाई लेवल वाले कराएंगे और 10 सेट ऐसे होंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाई लेवल वाले होंगे। सिर्फ प्रीवियस ईयर मतलब जैसे 2019 में, 20 में मेंस वाला जो पेपर था, 22 वाले, 21 वाले, उनके जो क्वेश्चन के साथ जो मिक्स वाले आते थे, उनके अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन, सीडीएस वाले क्वेश्चन। बाकी ईजी वाले भी होंगे, जैसे 2023 वाले, 24 वाले, 25 वाले, इनके क्वेश्चन भी रहेंगे, लेकिन वो इजी में काउंट करते हैं क्योंकि उसमें ऐसा लेवल नहीं है, तो वहाँ आप लेवल बढ़ा लेंगे। बाकी जिनको एसएससी का टाइप वाइज बुक चाहिए तो आपको ये बुक का लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा। और ये बुक आ गई जिसमें टाइप वाइज बुक है, इससे बेहतर बुक आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, इसमें ज़रूर चेक करेंगे सभी लोग। इसमें टाइप वाइज दिया गया है, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम, तो उसके अंदर में अगर आपको नंबर ऑफ 0 के क्वेश्चन चाहिए कि एसएससी के कौन कौन से एग्जाम में कब कब क्वेश्चन आए, तो वो सारा टाइप वाइज है। अगर आपको चाहिए कि नंबर सिस्टम के अंदर में हमको प्राइम नंबर पे क्वेश्चन चाहिए, तो प्राइम नंबर के सारे क्वेश्चन एक जगह आपको दिख जाएंगे। अगर आप जैसे कहीं आप परसेंटेज या कोई टाइप पढ़ रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर के, तो सारे क्वेश्चन एक जगह मिलेंगे, कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं होंगे, एग्जाम वाइज भी मिलेंगे कि हाँ इस एग्जाम में ये वाला आया, तो इस टाइप का बुक बनाया गया। एक बार पढ़ने के बाद आपको सबसे यूनिक लगेगा ये बुक। बाकी अगर आपके पास कॉन्सेप्ट चाहिए तो कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ से कर सकते हैं, ट्रिक और कॉन्सेप्ट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। बाकी नेक्स्ट वाले में हम लोग फिर से अभी एक बेहतर लेवल वाले सेट को हम लोग करने वाले हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना। बाकी इसका PDF आपको अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा क्वेश्चन और इसके दोनों चीज़ें।